हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज मैं आपके साथ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाली हूँ। पिछले क्लासेस में हमने कुछ एंट्रीज को जब पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने फील किया कि हमने कुछ मिस किया है, जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन। तो उन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा देख लूँगी, यहाँ पे ब्रीफ से आप लोगों को समझाऊंगी और उसके बाद हम वो सीरीज़ लेकर चलेंगे, क्योंकि ये मिस करके अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो एटलीस्ट ये बेसिक है, इसको पहले समझ लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तो फादर ऑफ अकाउंट्स मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि हाँ, फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, अकाउंटेंसी को कौन लेकर आए थे। तो इसका इंट्रोडक्शन लुकास पैकियोली ने किया था 1949 में। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, बस आपको ये मेमोराइज करके अपने दिमाग में रखना है कि फादर ऑफ अकाउंट लुकास पैकियोली थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो तीनों को मिला के हम गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये तीनों मिलकर गैप बनाता है। तो हम यहाँ पहले समझेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कंसेप्ट वो चीज़ है, मतलब वो नियम है जो बनाया गया है बाय कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ इसको बनाई है कि जब कोई हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हमारे क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, किस किस सिद्धांत को हम फॉलो करना चाहिए, ये हमारे पास ऑप्शन है। इन सारे नियमों को हम फॉलो करके चल सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हमारे पास 20 प्रिंसिपल है तो उसमें से 20 को पूरा नहीं फॉलो करना है, उसमें से हमें जो भी 10 फॉलो कर रहे हैं या फिर 12 फॉलो कर रहे हैं या फिर 7 ही फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि मेरे पास 20 है, लेकिन 20 ऑप्शन में से हमें क्या फॉलो करना है, ये जो हम चूज करते हैं वो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन हो जाता है। जो एक कंपनी, एक तो पूरा लॉ होता है, जो लॉ आपको बनाती है कि हाँ, इतने सारे कानून हैं कंपनी लॉ या फिर अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए और एक कंपनी में लागू करने के लिए। आपका एक लॉ बन गया तो आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गया। लेकिन जब आप अकाउंटिंग कन्वेंशन में जाओ तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में बताता है कि वो पर्टिकुलर एंटिटी उस 14 प्रिंसिपल, जनरली 14 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं 14 प्रिंसिपल। तो उस 14 प्रिंसिपल में कोई पर्टिकुलर एंटिटी क्या क्या फॉलो करती है वो उसकी कन्वेंशन हो जाती है। मतलब वो एक टाइम के विदिन में क्या फॉलो करते आती है, लॉन्ग टाइम पीरियड से, परंपरा जिसको कहते हैं, कस्टम, कि इस कंपनी में हमारी क्या परंपरा है, किसको हम लेकर चलते हैं, वो आपका कन्वेंशन हो गया। ठीक है, तो होप आपको यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशन में डिफरेंस पता चला होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द general law or rule adopted or proposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practices। मतलब प्रिंसिपल या कंसेप्ट, जिसको हम लोग कंसेप्ट भी कहते हैं, प्रिंसिपल और कंसेप्ट एक आपका क्या है, जनरल लॉ या फिर रूल बनाया गया है, जिसको हम लोग जब एक्शन करते हैं, अकाउंट्स का जब हम सेटलमेंट करते हैं या फिर नियम, जब हम ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं अपना, तो उस वक्त जिस नियम को हम लोग फॉलो करते हैं वो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए हमारे पास 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं। पहला है गोइंग कंसर्न।
According to this, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or shut down its operation. It is because of this concept that a distinction between capital and revenue expenditure. ठीक है, मतलब गोइंग कंसर्न में है कि हमारी कंपनी जिस कंसेप्ट को फॉलो करते आ रही है, जिस नियम को फॉलो करते आ रही है, हम उसी नियम को फॉलो करते चलेंगे और उसी पीरियड्स को, मतलब मान लो कि अगर हमने कोई रूल अपने अकाउंटिंग में करते चला है या फिर बिजनेस एंटिटी के अंदर अगर हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमारा ये एजम्पशन रहेगा कि हम कोई भी कंपनी जब स्टार्ट किए हैं तो उसको हम आने वाले बहुत टाइम तक फॉर अ लॉन्ग पीरियड उसको लेकर चलेंगे। तो ये हमारा एजम्पशन हुआ। तो यही हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हम जब कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा कंपनी, ये हमें अज्यूम करके चलना है कि हमारी कंपनी आने वाले कई सालों तक कंटिन्यू करेगी। ये आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये होता है कि यहाँ पे बोल रहा है अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंसी ईयर आफ्टर ईयर। मतलब जिस भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हम फॉलो करते आ रहे हैं उसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो आगे भी करते रहेंगे आफ्टर ईयर, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर हम डेप्रिसिएशन लागू कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेंगे, या फिर अगर हमारा WDV चल रहा है तो WDV को फॉलो करेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन में हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन किस तरह से हम कौन कौन से मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन में जाएगा कि किस मेथड को यूज़ करते हैं और उसी मेथड को लेके हमें कंटिन्यू करना है। ये हमारा कंसिस्टेंसी का अजम्पशन कहता है। और एक्रेल अजम्पशन कहता है कि एक्रेल अजम्पशन का एक आपका टैगलाइन है कि राइट टू रिसीव एंड ऑब्लिगेशन टू पे। ये आपको अगर दिमाग में ये चीज़ आप याद रखोगे तो एक्रेल कंसेप्ट में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो ये क्या बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। इट मीन्स कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसी टाइम, वेदर वी आर नॉट रिसीविंग द कैश, हम लोग जब कैश रिसीव कर रहे हैं या नहीं ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अगर हम कोई ट्रांजैक्शन प्लेस कर दिए, ट्रांजैक्शन हैपन हुआ, उसी वक्त हम मान लेते हैं कि हमारे पास इतना कैश आ रहा है या फिर इतना कैश जा रहा है। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो कैश जाएगा, और अगर हम क्रेडिट पे अगर हम मान लो परचेज कर रहे हैं तो कैश जाने वाला है, और लेकिन सेल कर रहे हैं तो कैश आने वाला है। तो उस हिसाब से जो भी आपका कंडीशन उस वक्त बनता है वो हम एक्रेल बेसिस में मान लेते हैं और उसी हिसाब से हम अपना अकाउंट शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। द कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द एसेट्स, liabilities, income and expenses and when transaction relating to it and entered into। मैंने आपको क्या बोला, इतना जो ये कहानी बोला है इसमें आपको क्या याद करना है कि राइट टू रिसीव, अगर हमें रिसीव करने का राइट हो गया, इट मीन्स कि जब हमने कोई सामान किसी प्रोडक्ट को सेल किया तो हमारा राइट टू रिसीव हो गया, तो वो हमारा रिकॉर्डेड हो जाएगा। एंड ऑब्लिगेशन टू पे, जब हमने परचेज किया या फिर हम जब कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फ्यूचर में ये लॉस होगी, लेकिन अभी फिलहाल हमें वो लॉस नहीं हुई है, इन द फ्यूचर होने वाली है, लेकिन उसके लिए हम अभी से रिजर्व बना के चलते हैं। ये हमारा कंजर्वेटिज्म लॉ के अंडर, कंसेप्ट के अंडर में आता है, लेकिन इसमें हम एक्रेल बेसिस भी कहीं ना कहीं मिला होता है, क्योंकि हमारे पास अभी वो है नहीं, लेकिन उसके लिए हम अपना रिजर्व करके चलते हैं, उसको हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यही एक्रेल बेसिस कहता है कि हमारे पास अगर राइट टू रिसीव है तो आप उसको भी रिकॉर्ड करो, उसको भी दिखाओ, और ऑब्लिगेशन टू पे है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर होके रहो। ये आपका एक्रेल बेसिस बोलता है। अब अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी, इसमें क्या है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल
considered to be separate and distinct from its owner। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था फर्स्ट क्लास में कि जब हम बिजनेस को समझ रहे थे कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस एंटिटी और इसके ऑनर डिफरेंट होते हैं। इनकी बुक्स जो हम मेंटेन करेंगे एक साथ दोनों को नहीं मिलाएंगे, दोनों के ट्रांजैक्शन को। बिजनेस एंटिटी की जो ट्रांजैक्शन होती है वो अपनी अलग बुक में शो होगी और ऑनर की जो अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, जो एसेट्स हैं, उसकी जो ड्राइंग्स है वो उसके अलग बुक मेंटेन किए जाएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन देयरफॉर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑनर्स। जैसा कि मैंने कहा था, द अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल इज यूजफुल प्रिंसिपल एज फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हैज डेवलप्ड। देखिए आगे चलते हैं। अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल को हम समझते हैं कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है। यहाँ पे कह रहा है कि अकाउंटिंग टू द मनी measurement principle, transaction and events that can be measured in money terms and recognized in the book of account of the enterprises. Money is the common denominator in recording, reporting all the transaction. Okay? इसमें कह रहा है कि जिस भी ट्रांजैक्शन को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उसी ट्रांजैक्शन को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। जैसे कि इसमें अगर हम कोई बिजनेस अगर किसी भी तरह का काइंड वगैरह अगर वो अपने एम्प्लॉय के प्रति कर रही है ना, जिसको हम मनी में नहीं दिखा सकते हैं, जैसे प्रमोशन वगैरह हो गया, तो ये मनी में आपका नहीं दिखाता है, तो इस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन में। लेकिन अगर हम उसे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं एम्प्लॉय को, जैसे ग्रेच्युटी दे रहे हैं, उसमें एक होता है लीव इनकैशमेंट, जब हम लीव पे जा रहा है, लीव विथ पे, ये सब जब उनको फैसिलिटी हम किसी को देते हैं, मैटरनिटी लीव आया या फिर एक आता है आपका हेल्थ रिटायरमेंट, ये सब कुछ भी होता है, तो इसमें जो आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल वही करता है कि हमें जिस भी एक्टिविटी को, किसी भी एक्टिविटी को जो बिजनेस के अंदर में हो रहा है और जिसे हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं। काइंड पर्पस को या फिर डोनेशन को, जिस तरह से हम वैसी एक्टिविटी जो कि मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसे हम इसमें नहीं दिखा सकते। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है कि इसमें एक पीरियड बताएगा कि हमारी अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक चलेगी। मैंने आपको ये फिर बताया था, ये सेम चीज़ बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि अकाउंटिंग पीरियड आपका या तो कैलेंडर ईयर होता है या तो फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है और आपका अकाउंटिंग ईयर हुआ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग पीरियड principle, the life of an enterprise is broken into smaller periods so that its performance is measured at regular interval. The life of the enterprise is broken into smaller periods which is made as accounting period. An accounting period is the interval of time at the end of which income statement, P&L account or a statement of profit and loss in the case of companies and balance sheet are prepared to know the result and resources of the businesses. इसमें क्या कहा गया है कि जब हम अकाउंटिंग शो करते हैं तो उसमें हम एक गैप देते हैं, एक इंटरवल देते हैं, कुछ टाइम रुक कर हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक P&L बनाएंगे कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है या फिर कितना लॉस में जा रहा है, वो P&L के थ्रू जाएगा। बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारा एसेट्स क्या स्टैंड करता है और हमारी क्या लायबिलिटीज़ है, कितना हमारे पर लायबिलिटीज़ है, उसको हमें कितना फुलफिल करना है। ठीक है, तो ये आपका एट द एंड ऑफ ईयर होता है। तो एट द एंड ऑफ ईयर कब आएगा? जब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा या फिर कैलेंडर ईयर खत्म होगा। जिस चीज़ को हम फॉलो करके चलते हैं उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो किया जाना है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, यहाँ पे इस प्रिंसिपल का ये कहना है कि जिस भी
ट्रांजैक्शन से बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, उसे हमें फुल डिस्क्लोज करना पड़ेगा एट द मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर बैलेंस शीट में, ठीक है, जिसमें कि हमारे इन्वेस्टर्स के डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, हमारे सप्लायर के डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वो डिसाइड करेंगे ये चीज़ देखकर कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, या फिर हमें सप्लाई करना है, खरीद बिक्री करना है कि नहीं। तो ये फुल डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा कि आपके पास कितने डेब्ट हैं, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपकी पेमेंट करने की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो ये आपका फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि नहीं, अगर कंपनी बना रहे हो तो उसमें आप फुल इंफॉर्मेशन तो अपने कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, कि कितनी आपकी एसेट्स है, कितने आपकी लायबिलिटीज है, कुछ भी छिपाना नहीं है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हों या फिर सप्लायर हों वो अपने डिसीजन बिना बायसनेस के ले सकें, एकदम से ट्रांसपेरेंसी, उनको सब कुछ पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है और वो क्या करने वाले हैं। देखिए, मटेरियलिटी कंसेप्ट ये क्या है? refers to relative importance of an item or an event. An item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it influence the decision of an informed investors. Materiality वही है कि वो कॉन्सेप्ट जिससे वो इंफॉर्मेशन जो एक इन्वेस्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, अगर कोई ऐसी मैटर की बातें होती हैं तो आप उसको शो करो ताकि इन्वेस्टर्स उसे समझ सके। शायद पिछले कॉन्सेप्ट में क्या था, फुल डिस्क्लोजर, इसमें फुल डिस्क्लोजर देना था कि आपके जितने मटेरियल हैं वो सारे डिस्क्लोज कर दो, है ना। तो उसमें मटेरियल, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, दोनों मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे सप्लायर के डिसीजन को भी देखा जा रहा है और इन्वेस्टर्स के भी। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के बारे में बता रहा है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब देखो, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इसमें क्या बोल रहा है? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल पर्सपेक्टिव लॉसेस बट नॉट द पर्सपेक्टिव प्रॉफिट। इट मे बी यूज्ड टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। इट मीन्स कि आप कंजर्वेटिज्म बनो। अगर आपके पास बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा, आप एज्यूम कर रहे हो कि नहीं हमारे पास प्रॉफिट आने वाला है, ये दिख रहा है कि नहीं हम सेल करने वाले हैं, हमारा प्रॉफिट मार्केट वैल्यू बढ़ने वाला है, तो हम उस प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि हम उसे रिसीव नहीं कर लेते, ठीक है। ये बोलता है कंजर्वेटिज्म कि जब तक प्रॉफिट यानी कैश जब तक तुम्हारे पास हाथ में ना आ जाए उसे मत मानो कि तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर लॉस आपको होने वाली है ना, तो उसके लिए आप पहले ही रिजर्व करके रखो, पहले ही तैयार रखो कि हमारा जब लॉस होने वाला है तो हमारे पास एनफ कैश होगा उस लॉस को फेस करने के लिए। तो इसमें बोलता क्या है कि प्रॉफिट को गिनो मत, अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसे गिनो मत कि हाँ मेरा प्रॉफिट है और पहले ही हम उसको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर लॉस होने वाला है और लॉस हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, लेकिन तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, आपके पास कैश रहना चाहिए उस लॉस को मीट करने के लिए। यही आपको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बताता है। तो देखो, यही था आज का वीडियो। आज हमने 9th प्रिंसिपल को पढ़ा। 9th प्रिंसिपल को पढ़ा। हमारे पास टोटल 14th प्रिंसिपल है, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने आज 9 पढ़ा, बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैंने आज आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो होता है जो बनाया जाता है बाय लॉ, इसमें आपकी चॉइसेस रहती हैं। 14th प्रिंसिपल है, उसमें आप क्या क्या चूज करके अपने बिजनेस में डाल रहे हो। और कन्वेंशन वो होता है जो आप बिजनेस में क्या लागू करते आ रहे हो। उन 14th प्रिंसिपल में आप कौन कौन सी चीजें अपने बिजनेस में लागू करते आ रहे हो, आपकी बिजनेस की परंपरा क्या है, ये आपका कन्वेंशन बता रहा है, ठीक है। मैंने आपको 14th प्रिंसिपल में आपको बताया, क्या क्या बताया आज, देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। गोइंग कंसर्न बताया कि हमारी कंपनी, ये हमें एज्यूम करके चलना है कि हमारी कंपनी आने वाले कई सालों तक चलेगी, इसकी लाइफ लॉन्ग है, ये हम चलेंगे। कंसिस्टेंसी कि जिस मेथड को हम लोग यूज करते आ रहे हैं उसी मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन होने वाला है। एक्रेल कंसेप्ट, राइट टू रिसीव एंड ऑब्लिगेशन टू पे।
अब अकाउंटिंग एंटिटी क्या है ये मैंने बताया आपको, मनी मेजरमेंट क्या है, फिर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है, फुल डिस्क्लोजर बताया, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बताया, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म बताया लास्ट में। तो देखो इसमें मैंने एक चीज़ नोट किया है कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो इसमें कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये टाइपिंग के टाइम में थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, तो इसे आप पढ़ते टाइम थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, है ना। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, और अगर टॉपिक समझ में आया तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपके कोई डाउट हैं इस वीडियो से, या फिर आप कोई चैप्टर अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट हैं उसे शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए आपके हिसाब से वीडियो बना सकूं और अपने इस लेक्चर को और भी इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।